दोस्तों, प्रो व्हीलर की इस एपिसोड में हम आपके लिए फिर से लेके आए टाटा का बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि है टाटा की अल्ट्रॉस कार। यह है डीजल वेरिएंट और इसके ओनर इसको लगभग 6000 किलोमीटर तक चला चुके हैं। वो आज हमारे लिए शेयर करेंगे उनका ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो मैं वेलकम करता हूँ मितेश को, वो आकर हमारे साथ रूबरू हो जाए और आपसे बात करें इस कार के डिटेल्स के ऊपर, इसके एक्सपीरियंस के ऊपर। तो मितेश जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि टाटा अल्ट्रॉस ही क्यों? टाटा अल्ट्रॉस प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, उसमें भी डीजल वेरिएंट में और कम है। तो इसमें टाटा बिल्ड क्वालिटी, ट्रस्ट है, टाटा इंडियन ब्रांड है, इसीलिए मैंने इस पे जीरो डाउन किया कि हम टाटा अल्ट्रॉस के साथ जाएंगे। तो मितेश जी, सबसे पहले बताइए हमें अब कि आपने कार कितने में ली? ये मुझे लगभग 11.70 लाख में पड़ी। और आपने कब लिया था कार? जनवरी 2023 में इन्होंने कार लिया था। और लगभग इनको 12 लाख की ये कार पड़ी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 12 लाख के बजट में आपके पास और कौन से ऑप्शंस थे जिनको आपने इसके ऊपर ओवरकम करके इसी कार को लिया? डीजल वेरिएंट में आपको 12 लाख के आसपास, प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में सिर्फ i20 का ऑप्शन है और टाटा अल्ट्रॉस है। तो आपको डीजल वेरिएंट ही डीजल कार ही चाहिए था मुझे। तो डीजल कार में आपके पास दो ही ऑप्शन थे, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये फिक्स था कि आपको डीजल कार ही लेनी है, पेट्रोल या सीएनजी कार के लिए आप कभी आना नहीं चाहते थे? मेरे पास इसके पहले सीएनजी कार रह चुकी है, मैंने लगभग 6 साल सीएनजी कार यूज़ की है। i10 नियोस था मेरे पास इसके पहले, उससे पहले मेरे पास सिलेरियो रह चुकी है। तो सीएनजी और डीजल के परफॉर्मेंसेस में वास्ट डिफरेंस है। कंपनी फिटेड सीएनजी यूज़ करी थी? कंपनी फिटेड सीएनजी यूज़ करी थी मैंने। तो परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे और एक मिस लगता है सीएनजी के साथ। आप सिटी में नो डाउट बहुत अच्छा यूज़ है सीएनजी, आपको बहुत परोड़ता भी है, इकोनॉमिकली भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब मैं लॉन्ग रन पे जाते हैं, जब लंबा ड्राइव करते हैं, तो आपको डीजल का जो कंफर्ट है, डीजल का जो परफॉर्मेंस है, वो आप मिस करते हो। परफॉर्मेंस पावर इनको चाहिए था बेसिकली, तो उसके लिए आप जाना चाहिए। इसके बहुत बाकी भी बेनिफिट्स आपको मिले रहेंगे नो डाउट, जैसे कि आपका आप जैसा कह रहे थे कि आपको बूट स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाता है। बूट स्पेस एडेड बेनिफिट्स है, जैसे आप बूट स्पेस आपको मिल गया, सीएनजी में आपको बूट स्पेस नहीं होता है। एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, टाटा अल्ट्रॉस में अभी जो ट्विन सिलेंडर इंजन जो आ रहा है वो आपकी बूट स्पेस को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देता। हाँ, उसमें है, पर अभी वो बहुत लेट है, वो अभी लॉन्च हुआ है, अभी तक रोड पे आया नहीं। जब कार ली तो इनको तुरंत कार चाहिए थी। और इनको जब तक वेट करना पड़ता, शायद अभी उसके लिए भी शायद वेटिंग बढ़ चुकी होगी। और मेरे ख्याल से आपने i20 का जिक्र किया, तो i20 में भी अभी कुछ वेटिंग चल रही है अच्छी खासी। i20 डीजल में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का वेटिंग था। ओके, ठीक है। तो मितेश, हम लोग मार्केट में अगर 10-12 हज़ार का मोबाइल भी खरीदने जाते हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत रिसर्च करके जाते हैं। आपने तो 10-12 लाख की कार खरीदी है, तो इसके पीछे आपका थोड़ा बहुत कुछ रिसर्च रहा रहेगा? हाँ, रिसर्च ऑब्वियसली, इतनी महंगी कार या कोई इतनी बड़ी चीज़ हम लेने जाते हैं तो हम पहले सोच विचार के ही जाते हैं, रिसर्च करके ही जाते हैं। तो जैसे ऑप्शंस ही लिमिटेड थे, i20 थे और टाटा अल्ट्रॉस थी, दो ही कार में मेरे को कंपेयर करना था। मैं जब Hyundai में गया तो पहले तो मतलब i20 कार डीजल में अभी रेडीली अवेलेबल नहीं है, 3 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। प्लस उसके अलावा i20 में यूज़ कर चुका हूँ, मेरी फर्स्ट डीजल कार i20 ही रही है। तो i20 का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था कि i20 क्या लेवल पे परफॉर्म करती है। नो डाउट वो भी काफ़ी कंफर्टेबल कार है। फिर फॉर अ चेंज मैं टाटा के पास गया, तो टाटा में देखा तो ऑब्वियसली कार का नाम तो अभी हर जगह चालू ही है, हर कोई सुनता ही है। तो इंजन वाइज देखेंगे तो ये 1.5 का इंजन है, वो 1.4 का इंजन था i20 में, वो भी कंपेयर किया तो ये बेटर था। टेस्ट ड्राइव लिया तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील किया, काफ़ी ईज़ ऑफ राइड आप बोल सकते हैं, या अंदर का जो इंटीरियर है वो कुछ काफ़ी अलग था, कुछ नया था। तो ये सब देख के ही मैंने इस पे जीरो डाउन किया है। ओके। और आजकल जैसे कि मैं बता दूं कि स्विफ्ट और आपने जैसा कहा पोलो और स्विफ्ट तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, मतलब डीजल में अवेलेबल नहीं थी। और दूसरी बात, आपने टेस्ट ड्राइव लिया था दोनों कार का, i20 का और इसका? i20 और इसका। i20 का मैंने यूज्ड कार का मतलब लिया था, उनके कस्टमर के कार, क्योंकि नया कार अवेलेबल नहीं था डीजल एज इट इज, मतलब डिस्कंटिन्यू शोरूम में गए, शोरूम में जाने के बाद आपको टेस्ट ड्राइव के लिए व्हीकल अवेलेबल नहीं था उनके पास डीजल व्हीकल अवेलेबल नहीं था, उनके पास पेट्रोल व्हीकल अवेलेबल था। डीजल व्हीकल क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, या जो भी कुछ XYZ रीजंस थे उनके, अवेलेबल है, सिर्फ टॉप वेरिएंट में अवेलेबल है। ओके। और ये कार आप जब आप शोरूम पहुंचे तो आपको रेडीली अवेलेबल भी थी और को टेस्ट ड्राइव करने का मौका मिला? हाँ, टेस्ट ड्राइव करने का मौका मिला, अवेलेबल थी मतलब कार बेसिकली। ठीक है। तो मितेश, मुझे एक बात बताओ, 12 लाख की आप कार ले रहे हो, आपने बताया कि इस प्राइस रेंज में आपके पास इस सेगमेंट में कोई कार आपके पास अवेलेबल नहीं थी, चॉइसेस आपके पास अवेलेबल नहीं थी, तो क्यों नहीं आप प्री ओन्ड कार की तरफ गए? आपको वहाँ पे ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं और आपको सीडान, SUV, कॉम्पैक्ट SUV या फिर प्रीमियम सीडान भी आपको अच्छी खासी मिल जाती। जी, प्राइस रेंज तो आपने बात तो सही पकड़ी है कि प्री ओन्ड कार्स में क्यों नहीं गए, पर मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। मैंने i20, जैसे मैंने बताया, मेरी फर्स्ट डीजल कार थी,
उसका मेरा प्री ओन्ड कार ही था वो, उसका कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। वो 2012 का मॉडल था, मैंने 2015 या 16 में ख़रीदा, मतलब 4 साल यूज़ की हुई कार थी। डीजल रन थी, कुछ 45,000 किलोमीटर रन की हुई कार थी, फर्स्ट ओनर कार थी। तो पर उसका मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा, उसमें प्रॉब्लम्स बैक टू बैक आते गए, उसी वजह से मेरे को वो कार 1-1.5 साल में बेचनी पड़ी। उसके बाद मैं स्विच ओवर मैंने किया था। कार टू कार वेरी भी करता है इनका एक्सपीरियंस जो रहा है। हाँ। लेकिन फिर आप हमारे ऑडियंस को आपको क्या ऐसा मैसेज देना चाहोगे कि अगर कोई प्री ओन्ड कार भी लेना चाहता है तो प्री ओन्ड कार्स अगर लेना चाहता है, देखिए मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल, तभी वो ऑप्शंस नहीं थे। आजकल आप देखेंगे तो स्पिनी है, कार24 है, या जो भी XYZ कंपनीज है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हाँ 1 साल की की वारंटी देते हैं आपको कि भाई हम कार लो, हम 1 साल तक सब एक्सपेंसेस उठाएंगे, तब वो सब ऑप्शंस नहीं था। फिर भी अगर आप प्री ओन्ड में लेने चाहो तो सोच परख के, आपका अगर एक्सपीरियंस अच्छा है, आपको नॉलेज अच्छी है कार में, तो आप प्री ओन्ड कार्स में जाए। तब मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था, अभी तो खैर जैसे टाइम जैसे कि आपने बताया कि आपको हैचबैक कार ही चाहिए थी आपको सिटी रन के लिए। हाँ, ऊपर से मेरे को हैचबैक कार ही चाहिए था, मेरे को एसयूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके यार मितेश, गाड़ी के अंदर बैठने के बाद इंटीरियर तो एकदम लाजवाब लग रहा है। आपके घर में जब आप ये कार पहली बार लेके गए दिखाने के लिए घर वालों को, उनका रिएक्शन क्या था? उनको काफ़ी पसंद आई कार। इंटीरियर्स बैठने के बाद वो फील ही अलग था, पूरा ब्लैक बीज इंटीरियर्स था। मम्मी को स्पेशली काफ़ी पसंद आई कार। पहली कार टाटा की घर में? पहली कार टाटा की घर में इससे पहले टाटा से इतनी उम्मीदें नहीं रहेंगी शायद ना कि उन्होंने इंडिका वगैरह तभी पहले इंडिका वगैरह आप देखो, इंडिका इंडिगो वो कार्स मतलब इतनी चली भी नहीं, और उनका ऐसा परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी कंप्लेंट्स थी पहले टाटा में। पर अभी ये कार लेने के बाद ऐसा लगता है कि एक्चुअल में एकदम टाटा का बिल्ड, टाटा का प्रोडक्ट लगा ही नहीं रहेगा। बिल्ड क्वालिटी देखो आप, या इंटीरियर्स देखो, आपके सामने इंटीरियर्स आप देख लो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और आपको क्या लगता है कि आपके उम्मीदों पर खरी उतरी है कार? आपको इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर, एक्सटीरियर, पावर, पिकअप, परफॉर्मेंस और लोगों का जो गाड़ी की तरफ देखने का एक नजरिया रहता है, आपको किसी ने अप्रोच किया रहेगा कि आपकी कार के बारे में तारीफ किया रहेगा, तो आपको ओवरऑल कैसा लगा? कार को लेके परफॉर्मेंस वाइज आप बोल सकते हो कि मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कार से। ओवरऑल देखेंगे तो यूज़ कर रहा हूँ अभी 6000 किलोमीटर हुए। कुछ एकदम एक्सट्रीम बोलना भी बहुत जल्दबाजी होगी, पर अभी तक तो जहाँ तक मैं कार यूज़ कर रहा हूँ तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ टाटा की इस कार से। बहुत बढ़िया। मितेश, गाड़ी में बैठने के बाद एक तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि सस्पेंशन इसके काफ़ी अच्छे ट्यून करे गए हैं, बहुत कंफर्ट लग रहा है मुझे गाड़ी में। मैं आपको पूछना चाहूँगा सर्विस के बारे में, आपका एक्सपीरियंस कुछ आप बता सकते हो? मेरी अभी तक एक ही सर्विस हुई है कार की, जो 1500 की फर्स्ट सर्विस होती है वो। राइट। उसके बाद अभी नेक्स्ट सर्विस 7.5 पे है। उसके बाद जो रेगुलर सर्विस इंटरवल्स है इसके, वो 15,000 किलोमीटर्स के है। अच्छा, 15,000 के, तो जो ये मुझे भी अभी पता चला। 10,000 के होते हैं, 10,000 के होते हैं इन जनरल, वो अभी 15,000 के है। तो ओवरऑल मेरे को लगता है सर्विस कॉस्ट इसका काफ़ी किफ़ायती रहेगा। कैलकुलेट करते हो तो बहुत किफ़ायती होगा, काफ़ी कम है। इसी साथ अभी मैंने ऐसे मतलब इन जनरल मेरा न्यू कार ही था, तो मैं जा रहा था हाईवे पे था, तो एक बड़ा सा पॉट होल आ गया बीच में। तो कार उसमें मतलब स्पीड में थी, कार 90-100 के स्पीड पे थी, तो कार उसमें बम्प हो गई। बम्प होने के बाद काफ़ी ज़ोरदार बम्प था, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मारुति की कार रही होती तो रिम बेंड हो जाता, इतना ज़ोर से बम्प था। तो 1 मिनट के लिए तो मैं भी डर गया। फिर मैंने उतर के देखा तो कार का फॉर्चुनेटली लाइक कार को कुछ भी नहीं हुआ था। तो थोड़ी देर बाद चलने के बाद देखा तो चल तो रहा है, लेकिन शायद वो माउंट हिल गया था। माउंट का जो रबर होता है ऊपर का, वो शायद फट गया था उसके अंदर का। अच्छा। तो वो थोड़ा सा नॉइस कर रहा था, ऐसा कोई ज़्यादा नॉइस था, वो रैटलिंग नॉइस आता है ना, थोड़ा सा वो था। तो मैंने और आपको गाड़ी चलाने में कुछ भी महसूस नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। गाड़ी नॉर्मली चल रहा था, थोड़ा रैटलिंग नॉइस आ रहा था। बिल्ड क्वालिटी और इनके पार्ट्स के वजह से तो सुधार इतना मजबूत था, मतलब बम्प काफ़ी ज़ोर से था, ऐसा मतलब इतना काफ़ी जोर का बम्प था वो। अच्छा। तो फिर गया मैं सर्विस सेंटर में। वारंटी में हुआ रहेगा? नहीं, मैं गया था सर्विस सेंटर में। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि आपको 2-3 दिन के लिए कार छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, फिर वो तो जाएगा, लेकिन 2-3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो मेरे पास टाइम नहीं था उतना, मेरा यूज कार का डेली यूज़ था, तो मैंने फिर वहाँ पे छोड़ना सही नहीं समझा। मैंने जब बाहर इंक्वायरी किया, मैंने सर्विस एडवाइज़र को पूछा, और फिर मैं टाटा के ऑथोराइज शॉप पे गया, तो 600 रुपीज़ का अमाउंट मिला, जो कि काफ़ी किफ़ायती है। 600 का अमाउंट था। और मैंने बाहर मैकेनिक को, जो मेरा रेगुलर मैकेनिक था, उसको कॉल किया। तो उसने बोला साहब लेके आ जाओ, अपन कर देंगे 300-400 रुपये में। तो ओवरऑल देखेंगे तो सर्विस कॉस्ट मेरे को 1000 रुपीज़ में
माउंट चेंज करके मिल सेम डे गया, आपको गाड़ी भी मिल गई? सेम डे 2 घंटे में गाड़ी अपनी 2 घंटे रेडी हो में? गई, 2 घंटे में वाह। रेडी हो गई, ऐसा कुछ ज़्यादा ये अच्छा, नहीं रहा। मतलब सर्विस के लिए आपको कहना चाहते हो पार्ट्स आपको बहुत सस्ते हैं, इसको आपको अंदाजा आ जाता है कि पार्ट्स टाटा के इतने सस्ते मिल सस्ते जाते हैं। हैं, काउंटर हाँ। सेल भी टाटा को है अवेलेबल, क्योंकि मैंने जैसा कि जहाँ तक मुझे पता है होंडा और टोयोटा कंपनी काउंटर सेल नहीं करती है पार्ट्स का, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन बन जाता है टाटा के साथ। मितेश, बातें बाकी सारी होती रहेंगी, आपको आप गाड़ी लेने के बाद से आपने नोटिस किए रहेंगे ऐसे 5 पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से हैं कि जिसको आप चाहते हो कि लोगों को बताएं? यार पॉजिटिव तो अभी आप टाटा के नाम के साथ ही आपको पहले तो सेफ्टी आ जाता है। सेफ्टी, अभी ये कार को 5 स्टार रेटिंग है, इस सेगमेंट में ये एक ही कार है जिसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। बाकी आप इंटीरियर्स देख रहे हो कार के, इंटीरियर्स है मतलब स्पेशियस है गाड़ी, आप ऐसा इस सेगमेंट में आप देखोगे तो मैं जब गाड़ी के अंदर आया तो हाँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं कौन से मतलब हाँ। ऐसा लगा नहीं कि सब 4 सीटर कार में बैठा स्विफ्ट हुआ में वगैरह बैठो तो आपको वो थोड़ा कॉम्पैक्ट लगता है, ये थोड़ा स्पेशियस है, लगा अंदर थोड़ा बैठने के खुला बाद है एकदम, ऐसा वो फील अलग है कार में। राइट। इसके अलावा आप देखो तो इस सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस इसी कार को दिया गया है, 340 लीटर का बूट है। वाओ, 340 लीटर 340 i20 का भी इससे कम है, सबसे बड़ा इसी को बूट दिया गया है। फिर आप परफॉर्मेंस वाइज देखो, इसके सस्पेंशंस देखो, आप बैठो सस्पेंशन इंडिपेंडेंट मैं बैठने के सस्पेंशन बाद ही मुझे फील किया कि ऐसा लगता है कि हाँ। कोई रगीड एकदम सॉलिड गाड़ी में बैठा हुआ हूं। इसके इंडिपेंडेंट और सस्पेंशन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन इसी सेगमेंट में इसी कार में है और किसी कार में है नहीं। वाओ। फिर आप एवरेज देख लो, अभी आप रनिंग में ही देख लो, 17-18 का सिटी में एवरेज दे देती है डीजल कार। बिल्कुल, और क्या बहुत चाहिए टाइम तक आपको? हम लोग, मेरे ख्याल से हम लोग एसी में भी रुके हुए हैं, तब भी AC में मैं अभी मीटर पे AC देखता हूँ हाँ। 17-18 का एवरेज सिटी में, वो भी सिटी में, और हाईवे में आपको 22-23 का आराम से मिल जाता है। आराम से मिल जाता है, एक्सप्रेस वे पे जाओ 22-23 का एवरेज ऐसे ही मिल जाता है। और इंजन में एकदम स्मूथ और साइलेंट लग रहा है, ऐसा नहीं कि डीजल इंजन है तो बहुत ज्यादा नॉइज हाँ, कर रहा है। बहुत noisy 1.5 नहीं है। सीसी का इंजन होने के बावजूद नॉइजी नहीं है, आप Right, एज कंपेयर करें तो नॉइजी नहीं होता इंजन इसका। ओके ओके, तो ओवरऑल है कार में तो दम तो है बहुत सारी। बहुत बढ़िया। आप बाकी छोटी छोटी चीज़ें भी देखोगे तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव है इसके ओके, अंदर। वो तो बताने जाएंगे तो लिस्ट बहुत लिस्ट लंबी बहुत बनेगी। लंबी बन जाएगी। तो एनीवेज ठीक है, तो फिर अभी एक थोड़ा सा पेन पॉइंट की तरफ चलते हैं, आपके कौन से है कि नेगेटिव जिन्हें हम बता सके? नेगेटिव में देखिए ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, पर मैं मिस कर रहा हूँ वो 6 गियर बॉक्स होना चाहिए था जो i20 में अभी था। आता है मेरे ख्याल से 6 बॉक्स अभी नहीं, वो सिर्फ Ultron- पेट्रोल में आया है। अच्छा, डीजल में अभी तक डीजल में अभी तक नहीं, अभी तक 5, वो भी स्पोर्ट्स पेट्रोल का जो नया स्पोर्ट्स वेरिएंट आया है ओके उसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया है। बाकी सभी पेट्रोल वेरिएंट में बेसिक में भी 5 स्पीड गियर बॉक्स ही है। ओके मैं वही एक चीज़ मिस करता हूँ, टाटा में अगर ये 6 स्पीड होता तो और बेटर हो जाता था ये एक्सपीरियंस। ओके, वेट। तो इसके अलावा 6 स्पीड गियर बॉक्स के अलावा अगर आप देखें तो टॉप मॉडल होने के बावजूद सनरूफ नहीं है, जो आजकल मतलब बेसिक गाड़ियों में भी आ गया है। खैर इसके तो पेट्रोल वेरिएंट होने के बावजूद आपको इसमें सनरूफ नहीं है। इसमें मेरे ख्याल से सीएनजी में मिलता है आपको। सीएनजी में अभी जो नए वेरिएंट आए उसमें सीएनजी में दे दिया है कंपनी ने 3 वेरिएंट में, पर पहले नहीं दिया गया। तो चलो ठीक है, वो पहले किसी और मॉडल और वेरिएंट में भी नहीं है तो इतना अफसोस नहीं होता है। ठीक है, मिल जाता तो कि मिल जाता तो कुछ एडिशन हो जाता, कुछ मजा आ जाता टॉप मॉडल में। ओके। इसके अलावा आप देखिए तो कार में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है। एक और पॉइंट है, मैं बाद में आऊँगा उस पर उसके अलावा आप देखेंगे तो सेल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाटा का जो है वो उसका स्टाफ का है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर अब जब आप एक 10-12 लाख की गाड़ी लेने जा रहे हैं, जैसे हमने पहले भी बात की कि आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, तो आप जब एक शोरूम में जाए, आप किसी Hyundai के शोरूम में चले जाओ, इवन आप मारुति के शोरूम में चले जाओ, तो उनका जो रवैया है आपकी तरफ कि भाई आप कार लेने आए हो तो उनकी रोजी रोटी उस पर है, तो वो आपको अप्रोच करते हैं। उनका एक अप्रोच डिफरेंट है, वो अप्रोच आपको टाटा में नहीं मिलेगा। टाटा में आपको अप्रोच करना पड़ता है कि भाई मेरे को तेरा गाड़ी चाहिए। उनका अप्रोच नहीं है कि सर आप ये गाड़ी लो करके। तो ये काफ़ी मेरे को थोड़ा सा डिसहार्टनिंग लगता है। थोड़ा सा वेल इन्फॉर्म भी नहीं रहते थोड़ा हैं वो। वेल इन्फॉर्म तो चलो ठीक है, देखिए आजकल आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, पर हाँ ये बात भी है कि उन्होंने आपको बताना चाहिए, फीचर्स बताने चाहिए, कार को डिफरेंसेस बताना चाहिए। वो सब उनका उतना वो अप्रोचेबल ही नहीं है बेसिकली, वो आपको उतना डिटेल देंगे। ऐसा हुआ था एक्सपीरियंस कि आप गए थे, आप इतना कुछ खोल के बता नहीं, ऐसा नहीं था। अभी देखिए ऑप्शन, जैसे पहले भी बोला कि ऑप्शन i20 और यही था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब टाटा की शोरूम में गए रहे, आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कुछ स्टोरी है आपका? नहीं, ऐसा स्टोरी बोले तो वही है, मेरा जो सेल्स एडवाइज़र था तो वो ठीक है सर, ठीक है ये गाड़ी है, ये आपका अल्ट्रोज है सर, ये इतने का आएगा और ये मॉडल्स अवेलेबल है, तो ये अब डीजल में एक्चुअली ये अवेलेबल है, तो वाइट कलर में चाहिए था मुझे, तो मेरे को मतलब उनको कुछ कन्विंस करना ही नहीं पड़ा के गए थे क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं था डीजल में दूसरा अवेलेबल। i20 आपको अवेलेबल नहीं थी, तभी आपने जैसे बताया कि 3 महीने का वेटिंग चल रहा था। हाँ, वह थोड़ा हेल्पफुल था वैसे, जो सेल्स एडवाइजर उनका काम उन्होंने किया,
पर वो थोड़ा और बेटर हो सकता है। मतलब वो आप मैं रेटिंग बिल्कुल। दूँ तो मैं उसको 4 आउट ऑफ 10 दूंगा, 5 आउट ऑफ 10 भी नहीं दूंगा। ओके मतलब वो उतना ही उनका एफर्ट डालते हैं, उनको एफर्ट नहीं ठीक है, डालते तो उसमें वो। थोड़ा सा हाँ। टाटा को, जैसे हम हमेशा बता रहे थे लास्ट वीडियो में, हम लोगों ने बताया था कि टाटा को हाँ। सेल्स में थोड़ा सा सेल्स और पे अच्छा थोड़ा सा सा फोकस improve करना चाहिए। और सर्विस का आपका एक्सपीरियंस? सर्विस अभी मेरा एक ही सर्विस हुआ है, जो फर्स्ट सर्विस होता है बेसिकली, वो भी कुछ अच्छा नहीं रहा है। एडवाइज़र अच्छा था, पर टाटा में ऐसा सिस्टम है कि आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना है। भाई मेरी नई कार है, मैं फर्स्ट टाइम आपके पास आ रहा हूँ, तो आपने वेलकम करना चाहिए कि सर आप आओ, आपकी कार सर्विस के लिए दो। वो बोलते हैं नहीं सर आप अपॉइंटमेंट लेके क्यों नहीं आए। अरे भाई मेरी फर्स्ट सर्विस है, मेरे को क्या पता कि आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो थोड़ा सा रवैया जो है ना, मतलब थोड़ा सा जनरल चेकअप भी रहता है फर्स्ट सर्विस में, क्या हाँ, रहेगा कुछ रहता नहीं है, तो एटलीस्ट उन्होंने अटेंड करना चाहिए। किया। फिर नहीं कुछ थोड़ा परसुएट करने पे फिर मैंने सेल्स एडवाइजर को फ़ोन किया, तो उन्होंने कर दिया। पर वो स्टाफ का जो बेसिक अप्रोच है आपकी तरफ, वो थोड़ा सा चेंज हो ना, तो टाटा नो डाउट टॉप करेगा। ओके। और मैं एक आपको पॉइंट बताऊंगा इसमें, टाटा में पता नहीं अभी अच्छा, बाकी आप जो गाड़ियों बता में रहे नहीं थे, थी। हाँ। अब मैं थोड़ा सा अगर स्पीड बढ़ाता हूँ गाड़ी का, हाँ। अब आप देख रहे हो सब डोर्स लॉक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 के ऊपर गए तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम काम करता है इस कार का। आवाज सुनी, आवाज नहीं, कार्स लॉक है। अभी देखिए थोड़ा स्पीड बढ़ाया, अभी आप दरवाजा खोल के देखिए आपका खुलता है क्या? नहीं खुलना चाहिए ना दरवाजा। अरे बाप रे। हाँ, ये एक बड़ा सेटबैक है इस कार का। मतलब गाड़ी 100 की स्पीड में रहेगी तो भी दरवाजा खुल जाता है। ओह शिट। कोई भी डोर ऑटोमेटिक खुल जाता है सेंट्रल लॉकिंग होने के तो बावजूद। मतलब ये इसी कार में ये प्रॉब्लम है कि मतलब वो सारी मुझे पता नहीं, मैंने तो अभी इसी कार में, ये मेरी पहली ऐसी कार है जिसमें ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है। नहीं अल्ट्रॉज में प्रॉब्लम है कि आपकी इस अल्ट्रॉज में प्रॉब्लम? नहीं सभी अल्ट्रॉज में ये प्रॉब्लम है। ये हमने फोरम में भी डिस्कशन किया था, टाटा का जो फोरम है उस पर भी हमने डिस्कशन किया, तो ये सभी में है। ये एक्चुअली सेफ्टी बोलता है टाटा इसको ये कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट या एनी मिसहैप कोई भी डोर लॉक नहीं रहे, सेंट्रल लॉक। अगर बच्चे बैठे हैं तो हाँ, तो सबसे बड़ा कंसर्न हो जाता है जब आप बच्चे बैठे हैं पीछे, और हर बार जरूरी नहीं आप चाइल्ड सेफ्टी लॉक ऑन करो। कभी घाई में आप भूल गए और कुछ हो जाए तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, टाटा शायद इस चीज़ को नोट कर ले और कॉल फॉर भी कर सकती है गाड़ियाँ इस चीज़ को थोड़ा ठीक करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी कार का भी रिव्यू हम आपके साथ करें तो आप लिखिए हमारे मेल आईडी पे, जो कि नीचे दिया गया है। थैंक यू।